जी सीनियर सरस्वती की टीम में आती हूँ और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डेली क्लासेस में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की क्लासेस होती है। स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, पहला प्रश्न आपका हो जाएगा लर्निंग द ट्रेजर विद इन नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लर्निंग द ट्रेजर विद इन नामक पुस्तक के लेखक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो है ये आपकी पुस्तक हो जाएगी और यहाँ पे जो है लेखक दिए गए हैं, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, 4 विकल्प हैं जिसमें से आपको बताना है कौन से लेखक होंगे। तो आपको बताना है ये सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, जे डेलोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा और इसकी व्याख्या भी दी गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा व्याख्या के तौर पे बताया गया है कि लर्निंग द ट्रेजर विद इन जो है नामक पुस्तक के लेखक जे डेलोर्स हैं। ठीक है, जे डेलोर्स अभी हमने आपको जो बताया, यह पुस्तक 1996 में प्रकाशित हुई। यानी कि पुस्तक यदि आपसे पूछा जाए कि ये पुस्तक जो है किस सन में जो है प्रकाशित हुई, तो आपको बताना है कि जे डेलोर्स ने दिया है। ठीक है, लेखक है इनके, और 1996 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है डेलोर्स आयोग ने शिक्षा के जो है 4 स्तंभ की बात की है, यानी कि 4 स्तंभ की बात की है। ये इस प्रकार से आप समझिएगा। यहाँ पे ये जो दिया गया है ये आपकी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, और डेलोर्स ने दिया है, ये लेखक हो जाएंगे। और ये पुस्तक जो आपकी है इसमें 4 स्तंभ बताए गए हैं, यानी कि शिक्षा के 4 स्तंभ बोले गए हैं, इसमें बताए गए हैं। ये शिक्षा के 4 स्तंभ हो जाएंगे, यानी कि डेलोर्स की जो पुस्तक है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, तो इसमें जो है शिक्षा के 4 स्तंभ की बात करी गई है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो शिक्षा के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं इनके बारे में आप डिटेल में जानिएगा। और बाकी ये जो आपकी लर्निंग द ट्रेजर विद इन पुस्तक है, ठीक है, तो इसको जो है बोला जाता है रिपोर्ट। ठीक है, ये एक प्रकार की रिपोर्ट थी। ठीक है, कहीं कहीं पे पुस्तक भी लिखा होता है और ये रिपोर्ट थी। ठीक है, जो यूनेस्को को जो है ये प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इसको डिटेल में जाने के लिए भी बताती हैं। यहाँ पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो होती है लर्निंग विद ट्रेजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ से देखिए लर्निंग विद ट्रेजर नामक कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, ये जो आपका हो गया, ये एक प्रकार की जो है नामक एक प्रसिद्ध रिपोर्ट है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1996 फ्रांसीसी शिक्षाविद जैक्स डेलोर्स, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हमने आपको पढ़ाया पहले, तो उसमें देख लीजिएगा जो ऊपर अभी हमने पढ़ाया लिखा गया था। यह रिपोर्ट यूनेस्को को प्रस्तुत की गई थी। यह शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की 1996 की रिपोर्ट थी। ठीक है, ये जो है एक प्रकार की आपकी रिपोर्ट थी। ठीक है, इस रिपोर्ट में शिक्षा के उद्देश्य, मूल्यों और तरीकों पर चर्चा की बात करी गई है। इसमें जो है इनसे शिक्षा में सीखने के लिए सिखाने के महत्व पर जोर दिया गया है। इससे जो है इसे सतत प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है। ठीक है, और इसको जो है संक्षेप में देखिएगा, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, तो एक रिपोर्ट है, ना कि एक पुस्तक है। तो जिस प्रकार से आपको प्रश्न में देखने को मिले तो आपको उसी प्रकार से आंसर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा ये जो बात करा गया है इसके अंतर्गत, तो यूनेस्को, यहाँ पे देखिएगा यूनेस्को का पूरा नाम जो होता है, तो इस यूनेस्को का आपको पूरा नाम याद रखना है क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो होता है यूसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन और एजुकेशनल, साइंटिफिक और जो है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल में देखिएगा, आपका फुल फॉर्म पूरा का पूरा दिया गया है, इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त नेम ये आपका हो जाएगा, और हिंदी में नाम पूरा दिया गया है। तो पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, यहाँ पे याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और जो है सांस्कृतिक संगठन है। शिक्षा के 4 स्तंभ है, तो 4 स्तंभ अभी हमने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 4 स्तंभ की बात करा गया है जे डेलोर्स के अनुसार। ठीक है, जो पुस्तक है, ठीक है, उसमें बात करा गया है। तो 4 ये आपके स्तंभ हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले इसी में देखिएगा, यहाँ से ये इसमें डेलोर्स आयोग ने जो है शिक्षा के 4 स्तंभ की बात करी है। ठीक है, तो ये जो बात किया गया है, तो जानने के लिए अधिगम हो जाएगा, करने के लिए अधिगम हो जाएगा, मिलकर रहने के लिए अधिगम हो जाएगा, और विकसित करने होने के लिए अधिगम। तो ठीक है, जानना और एक करना अधिगम, मतलब लर्निंग हो जाएगा, और मिलकर रहने के लिए अधिगम। ये 4 आपके हो जाएंगे, आपको याद रखना है। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक पहला तो ये पुस्तक, ठीक है, दूसरा किसने पुस्तक दी है, तो ये जे डेलोर्स, और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि जे डेलोर्स जो पुस्तक दी है उसके अंतर्गत जो है शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं। ठीक है, 4 स्तंभ, शिक्षा के 4 स्तंभ की बात करी गई है। इतना याद रखना है हर सभी स्टूडेंट को। और इसके बाद आपको देखना क्या है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था, यहाँ पे 4 स्तंभ आपको अच्छे से लर्न करना है, जो ये आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात करना है जानना सीखना। ठीक है, जो भी हमने आपको बताया था, तो जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने और नई चीज़ें सीखने की क्षमता विकसित करना इसके अंतर्गत हो जाएगा, जो जानना सीखना हो गया। ठीक है, लर्निंग, ये जो लर्निंग सीखना लिखा हुआ है, तो जानना अधिगम कह सकती हो या लर्निंग कह सकती हो, तो सीखना को अधिगम भी बोला जाता है, अधिगम। ठीक है, अधिगम हो जाएगा। और करना सीखना क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के कौशल। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कौशल और तकनीकी विकसित करना जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम आ सके, ये पॉइंट्स हो जाएगा इसके अंतर्गत। और जीना सीखना क्या होता है, जो भी बताया गया, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना, विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोणों को समझना और सम्मान करना, होना सीखना। ठीक है, अपने आप को जानना, अपनी क्षमताओं का विकास करना और एक सार्थक जीवन जीना होता है। तो जानना सीखना, जानना से आपको समझ में आ रहा होगा कि तर्क करना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, यानी कि चीज़ें सीखने की क्षमता को विकसित किया जाता है। करना सीखना क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो है आपको
ये सब चीज़ें जानना है कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा, काम आ सके। इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारा। और उदाहरण के तौर पे यहाँ से ही आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ से ठीक है, तर्क, आलोचना, सोचना, संचार शामिल है। और करना सीखने के अंतर्गत जो है लर्निंग टू डू, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आपका हो जाएगा, जैसे के अंतर्गत आपको देखना है कौशल, टीम में काम करने की क्षमता हो जाएगा, समस्याओं को हल करने की क्षमता शामिल होती है। साथ रहना सीखना, जो इसके अंतर्गत जो है आपका समझ हो जाता है, संचार कौशल हो जाता है। होना सीखना जो ये आपको बताएगा, तो इसमें जागरूकता हो जाता है, आत्म जागरूकता, ठीक है, और जिम्मेदारी शामिल होता है। ये चीज़ें पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद आपको देखना है अगला जो है आपका प्रश्न आता है, यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था, निम्न में से किससे सुधार के लिए है। तो यहाँ पे बोला गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको यदि देखिए पेपर में, ठीक है, तो आपको मिलान करना है प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, यानी कि गुणवत्ता सुधार के लिए किया गया था प्राथमिक शिक्षा में। तो यहाँ पे आपको देखना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम में योजना अवरोधन में सुधार लाने। अवरोधन का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, यानी कि बाधा हो सकता है, बाधाएं या कह सकते हो रुकावटें, ठीक है, लाने तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1987 या और 88 में जो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये आपको याद रखना है ईयर्स, ठीक है। और यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कार्यक्रम की शुरुआत 1987 में जो है भारत सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है, तो ये भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, ठीक है, NEP के तहत शुरू किया गया था। इसको आपको याद रखना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत 1987 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। पूछा जाए किसकी राष्ट्रीय शिक्षा की नीति, तो आपको याद रखना है 1986। इसका उद्देश्य जो है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था, विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना। उद्देश्य यहाँ पे देखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना, बर्बादी और ठहराव को कम करना और सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ठीक है। तो सुविधाएं ये हो जाएंगी, इसको पढ़ लीजिएगा। NPE, ठीक है, 1986 योजना राष्ट्रीय नीति 1986 के तहत शुरू की गई थी, जो शिक्षा में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण नीति थी। महत्व यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला थर्ड प्रश्न आपका हो जाएगा, एक शोधकर्ता अपने शोध में प्रयुक्त सभी परीक्षणों का कारक विश्लेषण करता है। यानी कि एक शोधकर्ता जो होता है अपने शोध में प्रयुक्त सभी परीक्षणों का कारक विश्लेषण करता है। इसका अर्थ है कि वह यह जानना चाहता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें आपका जो है थर्ड विकल्प आपका, यानी कि इसी विकल्प आपका सही हो जाएगा, संरचनात्मक वैधता, या इसको आप कह सकते हो निर्माणात्मक वैधता, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विषय वस्तु वैधता, कसौटी संबंधित वैधता, संरचनात्मक वैधता और पूर्वानुमानात्मक वैधता, यानी कि भविष्य से संबंधित होता है, जो आपको परीक्षण को जानना संबंधित किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, पूर्वानुमानात्मक या भविष्यवाणी वाची लिखा हुआ है। वैधता में परीक्षण को किसी ऐसी कसौटी के साथ संबंधित किया जाता है जो वर्तमान समय में उपलब्ध न होकर के भविष्य में उपलब्ध हो पाता है। यह भविष्यवाचक परीक्षण प्राप्तांकों तथा बाद में प्राप्त कसौटी प्राप्तांकों का संबंध है। यहाँ से वहाँ से ना समझ में आए तो आपको यहाँ से देखना है विषय वस्तु वैधता क्या है और देखना है कसौटी संबंधित वैधता क्या है। तो इसमें आपका जो है डिफरेंस के तौर पे आप देख सकते हैं, इस पर माप की सटीकता उल्लंघन करती है। विषय वस्तु, यहाँ से देखिएगा, विषय वस्तु वैधता यह निर्धारित करती है कि परीक्षण माप उस विषय के सभी पहलुओं को कितनी अच्छी तरह से कवर करता है। यानी कि जो विषय वस्तु होता है वैधता, ठीक है, विषय वस्तु वैधता यह निर्धारित करती है कि ये एक परीक्षण या माप जो होता है उस विषय के सभी पहलुओं को कितना अच्छी तरह से कवर करता है, जो मापा जा सके कितनी अच्छी तरह से। और इसके बाद जो है आपको देखना कसौटी संबंधित वैधता क्या होता है। यह निर्धारित करता है कि एक माप किसी अन्य स्थापित माप या मापदंड से कितना सही ढंग से मेल खाता है। ये हो जाएगा। और डिफरेंस में आप यहाँ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और एक पॉइंट आपका संरचनात्मक वैधता है, तो इसको यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षण की वह सीमा है जिससे वह अवधारणा का मापने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि अवधारणा को मापने के लिए जो है डिजाइन किया गया है संरचनात्मक वैधता, ठीक है, उसे माप सकता है। इसे तालिका में समझने के लिए जो है अभिसारी और विभेदक वैधता की अवधारणाओं को तालिका में दर्शा सकते हैं, जो संरचनात्मक वैधता के दो मुख्य भाग होते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ करके आप। इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।